नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान क्यों और कैसे, जो कि 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक यानी कि पार्ट 1 की पहला चैप्टर है। ठीक है, लिखा है संविधान क्यों और कैसे, यानी कि संविधान क्या है, संविधान की ज़रूरत क्यों है और ये आया कैसे। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही रहता है कि संविधान हमें क्यों चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब है, जैसे कि रोड पर यानी कि रोड पर ट्रैफिक लाइट की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि रोड पर एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, जाम ना लगे, है ना। सिंपल सा रीज़न तो यही होता है। उसी तरीके से देश को अच्छी तरीके से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, नियमों के समूह को। ठीक है, जिसके अंदर खूब सारे जो है नियम लिखे रहते हैं कई तरह के, कि कैसे देश चलना है, मौलिक अधिकार, नागरिक के अधिकार, राज्य के अधिकार, केंद्र सरकार के अधिकार, इन सब का डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है, यानी कि संविधान के अंदर होता है। और संविधान के द्वारा एक देश किस तरह शासित होगा ये भी उसके अंदर लिखा जाता है। सरकार कैसे बनेगी, सरकार को हटाया कैसे जा सकता है, इन सब के बारे में संविधान के अंदर लिखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सपोर्टिंग मटेरियल के द्वारा कि संविधान क्यों और कैसे। लिखा है, डेफिनेशन है ऑलमोस्ट के सभी संविधान की। लिखा है, संविधान किसी देश की राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित, यानी वह बेसिक ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी देश की जनता क्या होती है, शासित होती है। ठीक है, यानी कि कानून का शासन लागू होता है, यानी देश को चलाया जाता है। ठीक है, और दूसरा है, संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों अंगों यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। और आप सबको पता है आने वाले चैप्टर में इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है न्याय देना। ठीक है, देश के अंदर। और न्याय तीन तरीके से, तीन कोर्ट है हमारे यहाँ पर, एक है डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और ठीक समझ आ गया होगा। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है, यानी कि जो सरकार के तीन अंग हैं ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी पावर भी बताता है कि किसकी कितनी पावर है और किसकी क्या लिमिटेशन है, यानी किसकी कितनी क्षमता है, इसके बारे में भी संविधान तय करता है। ठीक है, तथा जैसे कि लिखा है, तथा ही उनके कर्तव्यों की सीमा भी क्या करता है, तय करता है। अब लिखा है, संविधान सरकार की तीन अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनिमय करता है। यानी कि जो तीन अंग है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका रिलेशन जनता के साथ कैसा रहेगा। ठीक है, यानी कि जनता इनके साथ अपना कैसे कनेक्शन कर सकती है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, जैसे विधायिका के अंदर सारे मंत्री होते हैं जिनको हम चुनते हैं, यानी बाय इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। और बाकी नौकरशाही में जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सब के बारे में, यानी कि दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ये सब नौकरशाही के अंदर आते हैं। जो भी जितने भी सरकारी रिटर्न काम होते हैं, लिखित जितने भी काम होते हैं, वो नौकरशाही के अंदर आ जाते हैं। और बाकी न्यायपालिका जो न्याय देने का काम करती है, जो जो सभी विद्यार्थी जो लोग लॉ की तैयारी करते हैं वो आगे चल के या एडवोकेट, उसके बाद जज, ये सब बनते हैं। वो सब कौन होते हैं, आम जनता के लोग होते हैं जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, आप में से किसी का भी इंटरेस्ट हो वो सब तैयारी कर सकते हैं फ्यूचर में। संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति और आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है। यानी कि जनता की जो इच्छा होती है ना अपनी सरकार से, कि सरकार, हम किसी को वोट दे रहे हैं तो हमारी कुछ इच्छा होती है, जैसे हम सब युवा हैं, हमें रोज़गार चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी चाहिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, जो हमारी इच्छा होती है, जो आकांक्षा होती है। ठीक है, वो सब हम सरकार से करते हैं। और सरकार कैसे चलाई जाएगी, ठीक है, और उसके अंदर क्या नियम होंगे जिसके द्वारा जनता की जो इच्छा है वो पूरी हो सके, आस्था जो है पूरी हो सके, वो संविधान में लिखे होते हैं। ठीक है,
बस अच्छे लोगों की ज़रूरत है, अच्छे लोग मिलते जाएंगे, देश में अपने आप ये अराजकता का मतलब होता है कि तानाशाही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसका एक ही सबसे ज़्यादा पावर है देश में अराजकता को रोकने का, एक है एजुकेशन और दूसरा है यूनिटी। अगर लोगों के पास एजुकेशन है और सबका सपोर्ट है, ठीक है, यानी कि यूनिटी है, तो अराजकता को ख़त्म किया जा सकता है। और सबसे बड़ा मेन जो रोल होता है, सबसे बड़ा रोल होता है वो है एजुकेशन का। अगर लोगों के पास एजुकेशन है और यूनिटी है तो करप्शन तो ख़त्म हो ही जाएगा। ठीक है, संविधान, अब बात आती है संविधान की आवश्यकता। वो सब तो डेफिनेशन ही थी एक तरीके से, या यूँ बोलो विशेषता ही थी। अब आता है संविधान की आवश्यकता कि मनुष्य की सामाजिक, ठीक है, मनुष्य की एक सामाजिक प्रणाली है। ठीक है, इस मनुष्य एक समाज का एक सिस्टम है। ठीक है, समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान क्या है, ज़रूरी होता है। सही बात है। ठीक है, हम सब एक ह्यूमन जो है सोसाइटी का एक पार्ट ही तो हैं, और सभी के बीच में तालमेल बनाने के लिए एक संविधान का, एक नियमों का होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि कोई नियम बना दिए गए हैं तो उसका सब पालन करें। सिर्फ पालन करने से कुछ नहीं होता, यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, जिसके सारे के सारे लोग क्या होते हैं, उस बात को फिर वो मानते हैं। जैसे स्कूल में होता है कि जब आपको होमवर्क दिया गया है या काम दिया गया है तो सब उस काम को पूरा करें। यदि कोई काम पूरा नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी, तो जिसके कारण सभी लोग क्या करते हैं, अपना काम पूरा करते हैं, होमवर्क चेक करवाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम देते हैं, ये सब सारी एक्टिविटी। यानी तालमेल बैठाना ज़रूरी है, नियमों के बारे में सभी लोगों को जानना ज़रूरी है, और जो नियम है सभी पर समान रूप से लागू भी होने चाहिए, तभी लोगों के बीच में क्या होगा, ये तालमेल बन सकता है। ठीक है, अब सेकंड है कि संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है, यानी कि बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है ताकि लोगों के बीच में क्या हो सके, एक विश्वास पैदा हो सके। ठीक है, यानी कि जो नियम बताए गए हैं, ऐसा ना हो कि यानी कि मान लो कोई ए और बी है, तो सरकार ने या संविधान ने ए को, यानी कि ए पर्सन को अलग चीज़ें बता रखी हैं, बी पर्सन को अलग चीज़ें बता रखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी के लिए एक ही नियम होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। ठीक है, और वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होने चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई अंतर, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और वो जो भी नियम बनाए जा रहे हैं वो देश के हित में होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो सिर्फ एक जो सरकार ने नियम बनाया गया है, जो नियम वो सिर्फ सरकार के हित के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान तय करता है। ठीक है, अगर यही ना पता लगे कि डिसीजन लेगा कौन, तो भाई कभी भी समानता, विश्वास, ये सब तो कायम ही नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे स्कूल में होता है ना कि कोई भी फाइनल डिसीज़न होगा, यानी स्कूल में कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो प्रिंसिपल करेगा। ठीक है, वो उनका काम है। ठीक है, कि मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे स्टाफ को चलाया जाएगा, स्कूल के स्टाफ को, वो आखिरी जो फैसला होता है वो प्रिंसिपल का होता है। ठीक है, जैसे हमारे घरों की बात भी करें तो हमारे घर में जो बड़े फैसले लेते हैं उनका ही फाइनल डिसीज़न माना जाता है। ठीक है, सभी की सुन के वो फाइनल डिसीज़न माना जाता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। जो हमारे घर के बड़े या स्कूलों में होते हैं, अगर वो सभी स्टाफ की सुनते हैं, समझते हैं और सिचुएशन के हिसाब से एक अच्छा निर्णय लेते हैं, चाहे वो सरकार हो, कैसा भी स्टाफ हो, तो एक अच्छा निर्णय, पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने आएगा। सिर्फ सुनी है, समझी नहीं है, तो वो रिज़ल्ट जो है बेकार ही आएगा। ठीक है, संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं नियमों तथा उसकी शक्तियों तथा एवं सीमाओं को भी तय करता है, यानी सरकार कैसे बनेगी, सरकार की क्या पावर होंगी, उस, ठीक है, उसकी सीमाएं भी क्या होंगी, ये भी संविधान तय करता है। ठीक है, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान ज़रूरी है। न्यायपूर्ण समाज की, यानी कि जहाँ पे सभी को न्याय मिले। ठीक है, न्यायपूर्ण का मतलब होता है जहाँ सभी को न्याय मिले। ठीक है, समाज में।
तो उसकी भी स्थापना करने के लिए संविधान हेल्प करता है। अब है भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अब जैसे कि अभी हमने 2 वर्ड्स पढ़े थे ऊपर, संविधान क्यों, तो ये सारी आगे डेफिनेशन। ठीक है, संविधान, ये 2 ऑप्शन ही थे, क्या और क्यों। अब है संविधान निर्माण यानी कि कैसे का ऑप्शन आ गया। देखो, भारतीय संविधान की जो स्टार्टिंग थी वो, ठीक है, 1895 से ही हो गई थी। 1895 बाल गंगाधर तिलक से ही हो गई थी। ठीक है, और उससे पहले भी हो चुकी थी। ठीक है, जो रिटर्न में जो सामने आए थे वो 1935 और 1928 में सामने आए थे, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी में उसके भी पढ़ते हैं क्या बोला गया है। जो मेन जो रोल है वो यहीं से निभाया गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सत्ता में आई। ठीक है, यानी मज़दूरों की, जिसमें सभी मज़दूर शामिल थे, तब भारतीय संविधान सभा बनाने का मार्ग खुला था। ठीक है, वायसराय लॉर्ड वेलन ने इसकी पुष्टि की, जो भारत के ब्रिटिश इंडिया के राष्ट्रपति थे, यूँ कह सकते हो, आखिरी थे ये। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य, निकाय का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण सिस्टम के सदस्य, जिसकी संख्या 389 निर्धारित की गई थी। ठीक है, जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों जैसे दिल्ली, अजमेर का इलाका है, मारवाड़ और कुर्ग यानी कर्नाटक यानी कि, तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से, तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। ठीक है, भारतीय रियासतों यानी जो रजवाड़े ये सब थे, और इनके बारे में आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे। यहाँ से लिए जाने थे 389, यानी कि 292 जो थे प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत से थे, और 4 गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिससे बोलते हैं, वो 4 राज्य के थे, इन इलाकों के थे। 4 राज्य 4 क्षेत्र बोल सकते हो, वैसे राज्य बोला गया है, प्रांत का मतलब था राज्य, यानी 4 राज्यों से लिए गए थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। और 93 जो थे भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। ठीक है, जो रजवाड़े, राजपूत ये सब थे, यानी जो राजा महाराजा थे हमारे देश में, यूँ कहा जाए तो। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को, प्रांत का मतलब होता है राज्य, यानी कि ब्रिटिश राज्य के प्रत्येक राज्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया था, यानी कि 10 लाख लोगों पर एक स्थान। ठीक है, जैसे हमारे देश में लगभग 131 या 130 करोड़, सॉरी अगर मेरी गिनती गलत हो जाए तो, 130 करोड़ के आसपास जनसंख्या, तो एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री होता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे जो लोग सेलेक्टेड किए गए थे वो जनसंख्या के अनुपात में थे। जो एवरेज बताया गया है वो 10 लाख लोगों पर एक स्थान था, यानी कि एक व्यक्ति जो था 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे दिल्ली की अगर बोली जाए 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, तो जो हमारे दिल्ली के सीएम है यानी कि केजरीवाल 2 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय यानी कि मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। ठीक है, तीन समुदाय थे, मुसलमान, सिख और अन्य सामान्य यानी जनरल कैटेगरी, उन सब में बांट दिया गया था। 3 जून माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 यानी 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का क्या हो गया, विभाजन हो गया, यानी कि बंटवारा हो गया, यहाँ पे अलग हो गए। ठीक है, परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान के वास्तविक सदस्य 299 रह गए। पहले कितने मेंबर्स थे, अगर पहले की हम बात करें, देखो ये जो मेंबर्स हैं ना, ये वो मेंबर्स हैं जब भारत और पाकिस्तान एक था तो 389 मेंबर्स थे। ठीक है, लेकिन जब बंटवारा हो गया, ठीक है, जब बंटवारा हो गया तो मेंबर्स कितने रह गए, 299।
ठीक है। बाकी बंदे क्या हो गए, वो अलग हो गए बंटवारे के चक्कर में। लगभग यूँ कह सकते हो 90 लोग यहाँ से चले गए थे, लगभग 90 लोग यहाँ से अलग हो गए। अब आता है संविधान सभा का स्वरूप। अब ये जो है ये भारत की है, ठीक है, भारत संविधान सभा का स्वरूप। इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आंसर जब लिखते हैं ना वो 389, देखो ये जो लिखा भारतीय संविधान सभा का निर्माण, जहाँ भारत पाकिस्तान एक था, और भारतीय संविधान सभा का स्वरूप, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात हो रही है। अब इसके अंदर सिर्फ इंडिया के मेंबर्स हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, वो सब के सब भारत के लोग हैं, ठीक है। संविधान सभा का स्वरूप। भारत संविधान सभा का विविधित उद्घाटन दिन सोमवार जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई, प्रातः 11 बजे, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और यही हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। इनको क्या चुना गया, स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। याद रखना 9 तारीख को सचिदानंद सिन्हा थे कि अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही 1946 दिसंबर 11 तारीख राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और ये पहले राष्ट्रपति थे। और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। याद रखना प्रस्तावना यानी उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन है कि परिचय है। आपकी सभी एनसीईआरटी बुक में प्रस्तावना मिल जाएगी, ठीक है। उसको हमेशा रीड करा करो, वो आपके इंडेक्स से पहले ही होगी, ठीक है। उसकी भी मैंने एक बार वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। उसको समझना ज़रूरी है। अगर आपने वो समझ लिया तो पूरे संविधान का आपने नेचर समझ लिया, भारत का सिस्टम किस तरीके से, किस प्रकृति पे, किस विचारधारा पे काम करता है, वो भी आपको समझ आ जाएगा प्रस्तावना से। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें भारत के भावी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, ठीक है। यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य यानी आज़ाद भारत की बात करी गई है, जिसे 12 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। एक आज़ाद भारत की बात करी गई है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थी। यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या था, पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। वर्तमान में अनुसूचियाँ जो है 8 है से बढ़कर 12 हो गई हैं, ठीक है। अनुसूचियाँ जो है ना, ये पहले कितनी थी, 8 थी, अब बढ़ के 12 हो गई हैं, ठीक है। बाकी आप कितने वर्तमान में आर्टिकल्स हैं उनके बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं। संविधान और कितने संशोधन हुए हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। और संविधान जब बन गया था तो कितने आर्टिकल, कितने लिस्ट यानी अनुसूचियाँ थी, ये सब पूछे, कितने पास्ट और लिस्ट थी, ये याद रखना थोड़ा। 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 8 से बढ़कर 12 हो गई है, ठीक है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कुल 166 बैठक हुई थी, ठीक है। और जो खर्चा आया था वो था 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपीज़ का खर्चा आया था संविधान को बनाने में, ठीक है। जो समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन, पूरा जो एक्सपेंस आया था 64 लाख रुपए। आप सबको लगेगा ये तो बहुत कम कीमत है, लेकिन उस टाइम 64 लाख रुपए बहुत ज़्यादा कीमत थी। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को विधित रूप से लागू कर दिया गया। हमेशा बेटा एक बात ध्यान रखना कि देखो संविधान तैयार कब हो गया था, संविधान तैयार हो गया हमारा 26 नवंबर को, और पूरी तरीके से लागू हुआ 26 जनवरी यानी कि 2 महीने बाद, ठीक है। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था
जिसकी वजह से 2 महीने बाद इसको लागू करा गया था। पहली बार आज़ादी के दिन में बनाया गया था लाहौर अधिवेशन को। उसी की याद को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को हमारा भारतीय संविधान लागू करा गया। ठीक है, इसके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च करो, थोड़ा सा पढ़ो, अच्छा लगेगा, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, अब आता है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि जो हमारा संविधान बनाया गया है ना, इसके अंदर कहाँ कहाँ से पार्ट्स लिए गए हैं। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान जो है बकेट है, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, एक उधार का थैला है, नकल मारा हुआ संविधान है। तो क्या ऐसा कहना पूरी तरीके से अनुचित है, गलत बात है। अब देखो, हमारे सब बड़े बुजुर्ग हमसे ये कहते हैं, और सरकार भी, और सब बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, हर ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि दूसरों की गलतियों से सीखो और उनकी अच्छी बातों को अपने अंदर ग्रहण करो। ठीक है, यही तो मतलब है। तो हमारे देश ने भी क्या करा, पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के संविधान को क्या करा, पढ़ा, समझा, और उनकी जो जो अच्छी बातें थी वो अपने भारतीय संविधान में क्या करा, शामिल कर ली। और उनको जो लागू करा गया है वो भारतीय परिस्थिति के अनुसार लागू करा गया है। नकल वो होती है जिसको कॉपी पेस्ट करा जाए, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं था, उनको भारतीय संविधान की परिस्थिति के अनुसार लागू करा गया था। ठीक है, तो इसके पीछे कोई नकल की अवधारणा नहीं थी, ये बात हमेशा याद रखो। और हम भारत के लोग हैं, अपनी चीज़ की बुराई क्यों करें, ये भी मतलब एक सिंपल सा। लेकिन मेन बात तो यही है कि हमारे देश ने क्या करा है, दूसरे देशों की अच्छी बातें ली और उनको भारतीय परिस्थिति के अनुसार क्या कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है, अब है संविधान का लगभग 75% अंश भारत सरकार के अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी कि 1935 में एक प्रस्ताव आया था। जब आप सुभाष कश्यप की आगे चल के हमारी संसद बुक पढ़ोगे तब आपको ये सारी बातें और अच्छे से समझ आएगी, लिखा क्या था 1935 के प्रस्ताव में। ठीक, बस यही थे कि भारत के अधिकार आज़ाद होना चाहिए, सभी को समानता का, ये सब अधिकार हमें मिलने चाहिए। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सब हमें मिलने चाहिए। जो यहाँ भी लिखा है, मूल मानव अधिकारों को शामिल किया जाना, यानी जीने का, संपत्ति का, ये सारे आर्टिकल्स थे, कुछ शामिल थे। 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू की कमेटी रिपोर्ट में 10 मूल अधिकारों को शामिल किया गया, यानी जिस तरह मौलिक कर्तव्य भी कह सकते हो। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में समाहित की गई। ठीक है, अब ये वो देश हैं जहाँ से हमारे देश ने लिए। ऐसे तो बहुत से देश थे, लेकिन मेन जो है यहाँ पर 5 को हाईलाइट किया गया है। अब ऐसा नहीं कि ये उंगली हमने जो लिया है कॉपी पेस्ट करा है, अच्छी बातें ली हैं सामने। ठीक है, अगर ब्रिटिश संविधान को पढ़ोगे तो इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हमने नहीं ली, मेन बातें शामिल करी। और ऐसे करने से क्या होता है, समय कम लगता है, समय बचता है। और हमें तो इतनी मुश्किल से आज़ादी मिली है, तो हमें तो जैसे तैसे जुगाड़ करना ही था। ठीक है, ब्रिटिश संविधान, स्वार्थिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका के अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि करना। इसके एक एक पॉइंट को आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आने वाली क्लास की वीडियोस में पढ़ेंगे, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी इन सब के बारे में बोला गया है। और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए, जिसको फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति, ये आप न्यायालय का जो चैप्टर होगा, न्यायपालिका का चैप्टर, उसमें पढ़ोगे। उपराष्ट्रपति का पद वहीं से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। जैसे हमारा राष्ट्रपति होता है और एक उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति किसी वजह से नहीं है तो उपराष्ट्रपति को सारा काम करना पड़ता है और सारी सेवाएं उनको मिलती है जो राष्ट्रपति को दी जाती हैं। आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान शामिल है। ठीक है, आयरलैंड से ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। फ्रांस का संविधान, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संविधान। ठीक है, बंधुत्व का संविधान, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। ये वाला जो था, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में, वहाँ से लिया गया था ये वर्ड, कि सारे के सारे हमारे देश में सब भाईचारा है, और इस वर्ड को प्रस्तावना में भी शामिल करा गया है। कनाडा का संविधान, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सख्त केंद्र सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, यानी एक सख्त केंद्र सरकार होनी चाहिए, जैसे कि हमारे देश में है भी, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा एक तरह से बोला गया है, सेंट्रल की पावर, स्टेट की पावर में बंटवारा है। इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, यानी कि उधार मांगा हुआ संविधान कहा जाता है।
भारत के संविधान को पुश यानी बकेट भी कहा जाता है, जिसे विभिन्न देशों के लिए संविधान रूपी पुश शामिल है। भाई देखो, ये कहना तो गलत है। हमारे देश के संविधान ने अच्छी बातों को अन्य देश के संविधान से लिया और अपने देश में शामिल किया और उनको जो लागू कराया भारतीय परिस्थिति के अनुसार लागू कराए। ठीक है, तो ऐसा कहना पूरी तरीके से अनुचित है, गलत है। ठीक है, हमारा देश का संविधान सबसे अच्छा है, लोकतांत्रिक है और सबसे बड़ा संविधान है। इसके पीछे कोई नकल की अवधारणा नहीं है। बस लेक्चर ख़त्म आज का। ये सपोर्टिंग मटेरियल से था। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी को ना समझ आया हो तो वो वीडियो को स्किप कर सकता है, पीछे करके दोबारा देख सकता है। ठीक है, और ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर करें। ठीक है, बस। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये सपोर्टिंग मटेरियल को आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्कूल से मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप गूगल से, इंटरनेट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको वैसे बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेंगे। कहाँ गया हमारा, इसको पढ़ेंगे पहले। ये वाला भारतीय संवैधानिक जीवित दस्तावेज, इसको पढ़ेंगे पहले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो भी पढ़ना होगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें।